पत्थलगड़ी के माध्यम से जो रफ्तार लोगों को जो संवैधानिक जागरूकता जो आ रही थी, क्योंकि अगर आप 5वीं से पढ़ाएंगे तो कोई सुनना नहीं पसंद करता है, लेकिन गांव में अगर पत्थल गाड़ रहे हैं, आप संविधान लिख रहे हैं, तो लोग पूछता है, बुढ़िया लोग भी जो अनपढ़ भी, कि बाबू तोहरे मन क्या यहाँ लिखा था, तो उसको बताना आसान हो जाता है ना। तो तुरंत समझ जाता है कि हाँ उसका अधिकार की बात है, 5वीं से ऐसा ऐसा है, कानून में ऐसा ऐसा है, तो तुरंत समझ जाता है। तो पत्थलगड़ी के माध्यम से जो रफ्तार था, आदिवासियों में जागरूकता था, उससे सरकार कहीं ना कहीं डर गया कि यही रफ्तार से अगर आदिवासी जागरूक हो जाएंगे तो इसका जल जंगल ज़मीन में कब्जा करना, उनको धोखा दे के लूटना, ये पूंजीपतियों को जो फ़ायदा पहुंचाना, उनका मकसद जो था वो मकसद नहीं पूरा होता अगर पूरा आदिवासी पत्थलगड़ी के माध्यम से पूरा देश में जागते। पत्थलगड़ी 2017 से चालू हुआ था, मतलब कि 7 साल हो गया। 2 साल जेल में थे। 26 महीना जेल में रखा गया। कौन सा जेल में? हमें पहले आपका सरायकला जेल में 8 महीना रखा गया, 8 महीना खूंटी जेल में रखा गया और 10 महीना आपका धनबाद जेल में रखा गया। इसलिए सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को स्लो किया जाए और रोका जाए, इसीलिए सरकार ने जो है जानबूझकर जो है आपका फर्जी केस डालकर हम लोगों को जो है आपका केस लगाकर जो है जेल में डाला गया। आपको वो जानकारी आर्थिक रूप से सशक्त करना सरकार नहीं चाहती है, इसीलिए इस तरह के शिक्षा नीति पर जो वैल्यू एडेड या रोजगार परक शिक्षा जो आना चाहिए वो नहीं कर रही, ताकि आदिवासी गरीब रहे और अपने ज़मीन को बेचने के लिए बाध्य होंगे। शिक्षा आप आदिवासी क्षेत्र में दे रहे हैं जी, वो शिक्षा मनुवादी शिक्षा। ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर आदिवासी भी है, बी फॉर बॉय है तो बी फॉर बिरसा मुंडा भी है, सी फॉर अगर कैट है तो सी फॉर CNT। क्या दिक्कत है? फिर आपने जो बना दिया वही पढ़ेगा तो सही है। अगर हमने अगर समझने के लिए ज़्यादा आसान अगर कर दिया, आपको तो लैंग्वेज पढ़ाना है ना, तो अगर उसको आसान कर दिया, इंटरेस्टिंग कर दिया, उसे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप घबराए क्यों? सवाल आता। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जो जागरूकता हो रहा था उसको देख के लोग डरे हैं। तो सरकार तो बात किया नहीं, सीधा सरकार ने पेपर में छापना चालू किया कि पत्थलगड़ी असंवैधानिक है, और साथ में दूसरे कम्युनिटी को डराया कि ये लोग आपको देश से भगाना चाहता। जोहार एक झारखंड का एक ऐसा आंदोलन जिसमें पूरे राज्य समेत पूरे देश में खलबली मचा दिया, क्योंकि आपको बताते चलें जब भी आदिवासी आंदोलन करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक नई दिशा देने के लिए तमाम, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर तमाम दबाव समूह काम करने लगता है और आंदोलन को हमेशा दिशाहीन कर देता है। एक ऐसा ही आंदोलन आदिवासी समाज के लोग चला रहे थे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने संविधान में दिए गए अधिकार रूढ़िगत परंपराओं को बचाने के लिए, गांव के सुरक्षा के लिए, सीमांकन के लिए, जिसे पत्थलगड़ी कहा जाता है, और पत्थलगड़ी कर रहे थे। आंदोलन होते होते दिशा चेंज हो गया और 10,000 आदिवासियों के ऊपर आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं देशद्रोह का आरोप लगाया गया, पुलिस प्रशासन से हथियार छीनने का भी आरोप लगाया, कई ऐसे ऐसे अपराध लगाए गए जिससे कहीं ना कहीं एक पूरे देश में चर्चा होने लगी कि आखिर आदिवासी आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हम लोग तमाम चीज़ें जानेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय कुजूर जो वहाँ के अगवा नेतृत्व करता थे और पत्थलगड़ी का लीड कर रहे थे, इन पर भी आरोप लगाया गया बतौर ये कई साल केस लड़े। हम लोग जानना चाहेंगे, अभी तो फिलहाल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके से झारखंड में आदिवासियों के आंदोलन को दिशाहीन करके, किस प्रकार चेंज करके, किस प्रकार बदल दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है और कैसे संघर्ष करते हैं, हम जानेंगे। पहले जोहार रहेगा। जोहार आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। क्या कहना चाहेंगे दादा? पत्थलगड़ी आंदोलन, कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी आंदोलन आदिवासियों की रूढ़िगत परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन इसको कैसे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है, कैसे इसको देशद्रोह जैसे मामला तक पहुंच जाता है? इसमें चूँकि पत्थलगड़ी हमारा रूढ़िगत परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है और ये हमारा बहुत लोग आस्था के साथ देखते हैं, तो जब पत्थलगड़ी के माध्यम से हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग संविधान की जानकारी भी, हक अधिकारों की जानकारी, CNT एक्ट, SPT एक्ट और बहुत सारे अधिकार है, उसको जानकारी उससे दिलाने का प्रयास करने के लिए पत्थलगड़ी की शुरुआत की गई है। यानी जानकारी के लिए कि गांव में खास तौर पे तो खूंटी तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का
क्रांति और कहीं ना कहीं उनका जन्मस्थली है, पहले से ही अवेयर है, तो पत्थलगड़ी को लेकर एक जागरूकता आप लोग चला रहे हैं। हाँ, चूँकि आपका यहाँ पर जब पत्थलगड़ी के माध्यम से जैसे 5वीं अनुसूची है आपका, उसके पारंपरिक ग्राम सभा के उसकी शक्तियाँ क्या हैं, चूँकि आपका खुटी क्षेत्र खुटखटी एरिया है, तो वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीन पर सरकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। खुटकटी, हाँ खुटकटी है। अब पूरे देश में मुंडा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर वह ज़मीन ना भारत देश की है ना ही राज्य सरकार की है, वो पूर्णतः आदिवासियों की ज़मीन है। वो ज़मीन ना मोर्गेज होता है ना ज़मीन आपको कोई उसको खरीद बेच सकता है। तो अपना ज़मीन में अगर कोई पत्थर गाड़ रहा है तो वेब का अवैध मजमा तो बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो क्राइम उन ग्राम सभाओं ने किए ही नहीं है, जिसके लिए उनको जो है पुलिस दबिश किया, सरकार केस लगाया, वो भी केस ऐसा 10,400 से ज़्यादा लोगों पर देशद्रोह का केस लगाया गया। उतना केस पूरे 200 साल के अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी पूरे देश में आदिवासियों पूरे सभी लोगों पर जो है केस नहीं लगाए गए थे। जो ये हमारे आज़ाद भारत में इस सरकार ने देशद्रोह का केस लगाया, मतलब साफ जाहिर था कि पत्थलगड़ी का जो मूवमेंट था, आंदोलन का, वो दबाने के मकसद से किया गया। तो क्या पत्थलगड़ी से सरकार डर गई थी उस समय, क्या कहेंगे? क्योंकि उस समय बीजेपी के रघुवर दास थे मुख्यमंत्री में पद में। हाँ, पत्थलगड़ी से इसीलिए डर गए थे क्योंकि पत्थलगड़ी के माध्यम से जो रफ्तार लोगों को जो संवैधानिक जागरूकता जो आ रही थी, क्योंकि अगर आप 5वीं से पढ़ाएंगे तो कोई सुनना नहीं पसंद करता है, लेकिन गांव में अगर पत्थर गाड़ रहे हैं, आप संविधान लिख रहे हैं, तो लोग पूछता है, बुढ़िया लोग भी जो अनपढ़ भी, कि बाबू तुम्हारे मन क्या यहाँ लिखा था, तो उसको बताना आसान हो जाता है ना। तो तुरंत समझ जाता है कि हाँ उसका अधिकार की बात है, 5वीं से में ऐसा ऐसा है, कानून में ऐसा ऐसा है, तो तुरंत समझ जाता है। तो पत्थलगड़ी के माध्यम से जो रफ्तार था, आदिवासियों में जागरूकता था, उससे सरकार कहीं ना कहीं डर गया कि यही रफ्तार से अगर आदिवासी जागरूक हो जाएंगे तो इसका जल जगह ज़मीन में कब्जा करना, उनको धोखा दे के लूटना, ये पूंजीपतियों को जो फ़ायदा पहुंचाना, उनका मकसद जो था वो मकसद नहीं पूरा होता अगर पूरा आदिवासी पत्थलगड़ी के माध्यम से पूरा देश में जागते। इसलिए सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को स्लो किया जाए और रोका जाए। इसीलिए सरकार ने जो है जानबूझकर जो है आपका फर्जी केस डालकर हम लोगों को जो है आपका केस लगाकर जो है जेल में डाला गया, और बेल भी बहुत देर से दिया ताकि यह आंदोलन पूरी तरह से शांत हो जाए। आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि इस पत्थलगड़ी की आड़ में वहाँ पर कई अफीम जैसे व्यापार चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? अफीम व्यापार तो भाई हम लोग जब पत्थलगड़ी कर रहे थे उससे 20 साल 25 साल पहले से चल रहा था। फिर हाँ, सवाल फिर जानना चाहिए जनता को कि ये अफीम कौन सरकार करवा रही थी, कौन लोग करवा रहे थे। फिर उनका जो 25 साल से जो उसको फल फूल रहा था, जिन लोगों ने कभी रोका नहीं, वो फिर पत्थलगड़ियों वालों के ऊपर में सारा दोषारोपण करके वो पतली गली से बचना चाह रहे थे, लेकिन आपका कोर्ट ने आपका साबित कर दिया, और जितने गवाह थे उसने आपका कहीं नहीं बोला कि लोग अफीम करा रहे थे, आपका तस्करी करा रहे थे या मानव तस्करी करा रहे थे या संविधान की गलत व्याख्या की जो बातें कही गई थी, तो वो लोगों ने आपका हॉस्टाइल हो गए गवाह जी, है ना। और सरकार ने पहले ही आपका देशद्रोह का मुकदमा जो है वापस लिया, ताकि जो है अगर हम बरी होते हैं तो उल्टा कहीं ना कहीं उनके ऊपर एट्रोसिटी केस के तहत देशद्रोह का मुकदमा ना लग जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार केस वापस ली थी कुछ, तो वो अपने अधिकारियों को बचाने के लिए थे, ना कि हम लोगों को बचाने के लिए। अगर हम लोग को बचाने के लिए लिया होता तो सब केस वापस लिया होता। उन लोगों ने सब केस वापस नहीं लिया। अगर 23 केस टोटल थे, उसमें अगर एक केस में भी सज़ा हो जाता तो सज़ा तो हो गया ना, फिर वापस लेने का क्या मतलब है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को बहुत बढ़िया क्रेडिट लेने का मौका था, वो आपका क्रेडिट नहीं ले पाया, तो इसके लिए अफसोस भी है। लोगों को काफ़ी आपका दिक्कत झेलना पड़ा, क्योंकि ये 18 में चालू हुआ था, अब 24 में जाकर ख़त्म हो रहा है, मतलब वहाँ से 6 साल हो गया। पत्थलगड़ी 2017 से चालू हुआ था, मतलब कि 7 साल हो गया। और मुझे आपका 2 साल आपका आप जेलों में कितने साल थे? जेलों में मुझे 2 साल 2 महीना रखा गया, मतलब 2 साल जेल में थे। 26 महीना जेल में रखा गया। कौन सा जेल में? हमें पहले आपका सरायकला जेल में 8 महीना रखा गया, 8 महीना खूंटी जेल में रखा गया, और 10 महीना आपका धनबाद जेल में रखा गया। हम लोग कहा जाता है कि आप लोगों के द्वारा, अगुआ नेताओं के द्वारा आदिवासियों के एक अलग किताब
किताब भी दी जा रही थी ताकि जानकार हो आदिवासी और अपने हक अधिकार को जाने, जैसे ए फॉर आदिवासी, बी फॉर क्या था, सी फॉर छोटा नागपुर। हाँ। तो ये कैसा, क्या कुछ आप लोगों के माइंड में था कि कैसा आदिवासियों को सजग बनाना? ये आपका एक आपका संदेश देना चाह रहे थे आपका सरकार को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं उनको, कि जो शिक्षा आप आदिवासी क्षेत्र में दे रहे हैं जी, वो शिक्षा मनुवादी शिक्षा है। अच्छा, मनुवादी शिक्षा। हाँ, अगर ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर आदिवासी भी है, बी फॉर बॉय है तो बी फॉर बिरसा मुंडा भी है, सी फॉर अगर कैट है तो सी फॉर CNTR। क्या दिक्कत है फिर? आपने जो बना दिया वही पढ़ेगा तो सही है। अगर समझने के लिए ज़्यादा आसान अगर कर दिया, आपको तो लैंग्वेज पढ़ाना है ना, तो अगर उसको आसान कर दिया, इंटरेस्टिंग कर दिया, उसे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप घबराए क्यों, सवाल आता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जो जागरूकता हो रहा था उसको देख के वो लोग डरे हैं। तो क्या सरकार डरती है जब आदिवासी अगर सही शिक्षा ग्रहण कर ले, आदिवासी यहाँ के जल जंगल जमीन के अधिकार को जाने, तो क्या सरकार डरती है? चाहे कोई भी सरकार हो, क्या सरकार डरती है? तभी तो आज तक आपका 5वीं सूची की सिलेबस में नहीं है, CNTH की पढ़ाई नहीं होती है, उसके जल जंगल जमीन अधिकार की पढ़ाई नहीं होती। अगर हमारे क्षेत्र में अगर माइंस है, सोना है, तो मुझे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय के लेके क्या करना है? मुझे सोना किसका है ये बताइए, सोना कैसे निकलेगा ये बताइए, सोना का प्रोसेस से बेचना कैसे, ये पढ़ाई ना भाई। हमारा पति करोड़पति हो सकते हैं, तो फिर पढ़ के हम क्या करेंगे? वहीं आके नौकरी करना है आपका 50,000 60,000 1 लाख में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का पाठ्यक्रम में बदलाव करने का प्रयास के तहत यह एक पहल था, एक कदम था कि हम उनके जेहन में डालना चाह रहे थे कि आदिवासियों की शिक्षा प्रणाली अलग होनी चाहिए और डिकुओं को अलग होना चाहिए, बाद में ऊपर लेके मिलाना चाहिए। जैसे आपने कहानी सुना होगा कछुआ और खरगोश की, जी, है ना? उसमें आपका बोलता है कि आपका कहानी में ये पढ़ा दिया जाता है कि खरगोश सो गया और कछुआ सो गया, आपका कछुआ रेस जीत गया, लेकिन वो रेस जमीन में होती है ना। पर्टिकुलरली देखा जाए तो खरगोश कभी भी नहीं हार सकता है। तो यहाँ भी मुझे अपनी भाषा से हटाकर मुझे उनकी भाषाओं पर पढ़ाई जा रही है, तो हमें हमारी भाषाओं में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? अगर ये रेस पानी में हो तो खरगोश कछुआ में कौन जीतेगा? अगर वो पढ़ाई हमारी भाषा में एग्जाम हो तो वो हमसे सकेगा क्या? आज वो अपनी भाषा में पढ़ा के हमें बोल रहा है कि कम्पीट करो, है ना। हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि तुम मेरी भाषा में पढ़ के हमसे कम्पीट करो, देखते कौन मेरिट में है। तो ये समानता का विषय है, समान अवसर नहीं है। यानी जी, शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा में बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हमें सी फॉर कैट बोल रहे हैं या आपका सी फॉर कौ बोल रहे हैं और गांव में उसको उरी बोलता है, उसको उरी से कौ में ट्रांसलेट करके हिंदी में गाय बोलने में उसको कई साल लगता है। जी, बहुत कोई बच्चे तो ए फॉर एप्पल तो बोल लेते हैं, जो आदिवासी बच्चे होते जो जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वे तो ए फॉर एप्पल बोलते हैं, लेकिन एप्पल वे खाए भी नहीं है। हाँ, ये भी तो सवाल, कई चीज़ें हैं। हाँ, नहीं तो वो तो भाई यहाँ आपका जैसे यहाँ एप्पल नहीं है तो दूसरे चीज़ें हैं, दूसरे फल के जरिए उनको डालना चाहिए एप्पल के जगह में। अब जो फल को देखा नहीं है उसको एप्पल बोलिएगा, उसको तो फोटो में दिखा रहे हैं ना, उसको दिक्कत आ रहा पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं आपके नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसमें एक वृहत बदलाव हो सकता है। और अभी तो खैर प्राइमरी लेवल में अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार मिल गया, तो पढ़ने के अधिकार के साथ साथ पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और यहाँ जो इतिहास है वो दिकू इतिहास की जगह में अगर हमारे परंपरा, हमारे मान्यताएं, हमारे महापुरुषों का, हमारे इतिहास, CNT एक्ट, 5वीं सूची, इसकी पढ़ाई हो तो हम समझेंगे कि सरकार जो है हमारे लिए है और सरकार हर लोगों को जागरूक करना चाहता है और आपके अधिकार को देने के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है। अगर ऐसा नहीं कर रही तो सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों से छल कर रही है। क्या यही कारण है कि तमाम आदिवासी जो इस देश के मालिक कहे जाते हैं, यही कारण है कि लोगों को कहीं ना कहीं उनके इतिहास को हमेशा दबाया गया? यही कारण है कि वे पढ़ भी नहीं पाते हैं और चीज़ों को संजो के भी नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वे और गरीब होते जा रहे हैं इतने ज़मीन रहने के बावजूद? क्योंकि हम लोग तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल मालिक कहे जाते हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है वे और गरीब होते जा रहे हैं, वे भूमिहीन होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है? क्या वो वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए हैं? क्या वे ज़्यादा पर्व त्यौहार को मना रहे हैं अपने पर्व त्यौहार को छोड़ करके? क्या नहीं, उनको आपका जो है फेस्टिव नेचर बनाकर उनको वहाँ उलझा रखे, उससे प्रमोट करते हैं सरकार भी और सामाजिक संगठन और पार्टी भी प्रमोट करते हैं। जैसे मैया योजना भी उसी तरह का चीज़ें हैं। लेकिन आपका ज़मीन आपका है,
जंगल आपका है, जंगल में वनोपज कृषि उपज आपके हैं, और इसी 4 चीज़ों पर पानी आपका है, इसी 4-5 चीज़ों पे सारे लोग अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। ज़मीन आपकी ज़मीन में बैठ रहा है, वो आपके संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, आपके पानी उनी सब का इस्तेमाल, आप लेबर भी इस्तेमाल कर रहा है। फिर सरकार नीति क्यों नहीं बनाती है कि आर्थिक नीति बनाकर उसके जल जगल ज़मीन पर खुद वो व्यापार व्यवसाय करके वो अडानी अंबानी बने? तो वो कहीं ना कहीं आपको वो जानकारी आर्थिक रूप से सशक्त करना सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए इस तरह के शिक्षा नीति पर जो वैल्यू एडेड या रोजगार परक शिक्षा जो आना चाहिए वो नहीं कर रही, ताकि आदिवासी गरीब रहे और अपने ज़मीन को बेचने के लिए बाध्य होंगे। जैसे आपका सरकार डीएपी बांटती है, लेकिन वो पारंपरिक खेती की बात नहीं करती या वो जैविक खाद की बात नहीं करती है। आपके ज़मीन को बंजर करा ताकि बंजर होने के बाद आपका ज़मीन का मोह हटे और ज़मीन आप बेच सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, और इन सब चीज़ों को सरकार के नज़र में आकर्षित करने के लिए, उसके नज़र में लाने के लिए पत्थलगड़ी के माध्यम से एक सांकेतिक हम अपनी एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को मुंडा लग तो भाई हम बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते हैं या हम अपनी बातों को मुंह से नहीं बोल सकते हैं, तो पत्थलगड़ी के माध्यम से ये एक एक्सप्रेशन था उनका कि हम कहना क्या चाहते थे, उसको समझना था, और सरकार को नीति बना के नीति बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय हम लोग जेल में डाल के जो है पूरा इस आंदोलन को दबा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है पत्थलगड़ी के माध्यम से जो जागरूकता लोगों में आ रहा था, उससे कहीं ना कहीं सरकार डर रही थी। तो ये फ्री क्या योजना, जैसे आप लोगों ने कई बार कहा कि फ्री क्या योजना न ले, आपके पास इतनी ज़मीन है, आप उसी में आप बढ़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बैंक वाले मैटर में मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ आपका बैंक तो कोई भी बना सकता है, बैंक कोई, हाँ, HDFC बैंक सब प्राइवेट बना सकता है ना। अगर आदिवासी लोग अगर बैंक ऑफ ग्राम सभा बना रहा था, वो क्या दिक्कत है? हाँ, उन लोगों ने जो बैंक बनाने की जो तरीके से जो बातों कहा वो गलत था। अगर वो बैंक हम RBI के थ्रू आते हैं और जो रूल्स हैं उसके तहत अगर बैंक ऑफ ग्राम सभा बनाते तो क्यों नहीं बना सकता आदिवासी अपना बैंक? इसमें क्या दिक्कत था? इतना बवाल क्यों मचाया लोग? तो उसको गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करके लोगों को डराया गया, बैंक भी बना रहा, भाई सब बना रहा बैंक, बहुत सारे बना रहा, आपका मालिक है प्राइवेट बैंक का, तो आदिवासी बैंक क्यों नहीं बना सकता? इतना कस्टमर है। तो उसमें कोई गलती नहीं था कि बैंक वो बना सकता था। और आपका हम लोग चाहते थे कि ये आपका अपने जल जंगल ज़मीन पर जो है इनका जो संवैधानिक अधिकार है उस पर रूल्स बने, जिससे पेशा पर रूल्स बनना चाहिए था। चाहे माइनिंग पर जो है आपका समता जजमेंट है या पीर अमीरी की जजमेंट है या RM लोढ़ा की जजमेंट था, उसके तहत नियमावली बनकर जो है कोऑपरेटिव बनाकर स्थानीय लोगों को आपका राज्य सरकार जो है तकनीकी सहायता और कुछ आर्थिक सहायता देकर जो है उसको इंटरप्रेनर बनाना था। जो अडानी अंबानी को बन रहा था, माइनिंग पर उसको मालिकाना अधिकार देना था। आपको जो है गंवार रख रहा है, आपको जो है नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन आपको उस माइंस का मालिक बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं कर रहा था। तो हम लोग ने कही इसके माध्यम से बताना चाह रहे थे कि हम लोग को भाई आपके शिक्षा जो है और आपके जो आर्थिक नीति है और जो आपके जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। तो हम लोग को हमारे हिसाब से आपका चलने दिया जाए, जो और हमारे हिसाब से जो हम आपको योजना बना के देंगे उसके हिसाब से आप हमारे लिए आपका नीति बना के काम कीजिए। तो सरकार तो बात किया नहीं, सीधा सरकार ने पेपर में छापना चालू किया कि पत्थलगड़ी असंवैधानिक है, ये गरीब विरोधी और क्या क्या वो विज्ञापन लगातार रघुवर सरकार ने आपका फ्रंट पेज में दिया। तो किसका पैसा से दिया वो विज्ञापन, है ना? तो आम टैक्स पेयर का पैसा से विज्ञापन दे के झारखंड के जनता को दिग्भ्रमित किया, देश को जनता को दिग्भ्रमित किया कि पत्थलगड़ी असंवैधानिक है। बोलिए पत्थलगड़ी कैसे असंवैधानिक है? कौन सा पत्थलगड़ी असंवैधानिक है? पूरा देश के लोग आपका भ्रम के स्थिति में आ गए कि भाई कौन सा पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बोल रहा है। सब नाराज हो गए और उसके करके प्रभोग किया आदिवासियों को, और साथ में दूसरे कम्युनिटी को डराया कि ये लोग आपको देश से भगाना चाहता। खुद ही सोच रहा कि हमको भागना पड़ेगा, हम तो बोला नहीं कभी कहीं पर। तो इस पत्थलगड़ी के माध्यम से सीमांकन करके हम लोग ये भी मैसेज देना चाह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट जैसा कानून बने, नियम बने जो नॉर्थ ईस्ट में, जो अंडमान निकोबार में, कि आदिवासी क्षेत्र पे आप आते हैं तो आपका वो परमिशन आपका उनका रहना चाहिए। कब तक नौकरी करेगा, कब तक वहाँ व्यवसाय करेगा, करने के बाद चले जाना चाहिए जो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपनी जो है जो आगे एक बार उसको ज़मीन दे के बसा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इनर लाइन परमिट नहीं है।
तो सरकार को इनर लाइन परमिट बनाना चाहिए। तो ये भी संकेत हम लोग कर रहे थे कि इनर लाइन परमिट हमारे आदिवासी क्षेत्र पे होना चाहिए। यानी बाहरी लोगों का जो हादसे पर जो आना जाना पे जो रोक था, तो यही कुछ मांगे थी। हाँ, तो ये आपका जो है ये मांगे थे, जिसे हमने आपका ये बाउंड्री है किसी भी आपका कम्प्लेक्स में या कॉलोनी में, तो बाउंड्री में तो गेट है, आप पूछ के ही घुसेंगे वहाँ आपका दरवान से, केस तो नहीं होता है। अब ग्राम सभा में अगर हम गांव के अगर हमने बाउंड्री बनाया हो तो उसका भी गेट रहता, तो घुसते तो हम पूछते हैं ना भाई कौन है, कहाँ जा रहे हैं। अब बाउंड्री नहीं है, बट हमारे पत्थर के माध्यम सीमांकन है, जिसको संथाल में सीमा दरी बोलते हैं। सीमा तो है, तो उस सीमा में हमारा बैल को भी घुसने के लिए परमिशन लगता है ना, कुछ भी काम करने परमिशन लगता है वहाँ पर। तो सीमा में दीवार नहीं है तो बोले कि नहीं, हम वाला पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है, इसको लेकर केस कर दिया। मतलब तो हमने क्या सावधानी किया, आपका असावधानी की बात कुछ नहीं की थी। अभी तो जितने भी पेशा रूल्स बने हैं उसमें लिखित आ रहा है कि ग्राम सभा का परमिशन आपको लेना होगा। अभी थे विजय कुजूर जो पत्थलगड़ी आंदोलन के कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाए थे, एक जागरूकता के लिए चलाए थे, और कहीं ना कहीं असंवैधानिक सरकार ने कह करके आरोप भी लगाया था इन लोगों के ऊपर। लेकिन अभी दादा वर्तमान में संवैधानिक हो गया, क्या कहेंगे? अभी तो जितने हमने आपका बात कहा था, हाँ। अनुच्छेद 13(3) जो है वो सारे देश उसको बोल रहा है। 19 का 5(6) के तहत जो हम इनर लाइन परमिट की बात कर रहे थे वो बनना चाहिए, ठीक है। जितने चार्ज लगाए थे आरोप संविधान ने गलत दबा किया वो धाराशाही गए कोर्ट पर, है ना। जितने संविधान की बात हमने कहा था वो पेशा रूल्स पे लिखित आ रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी की सुनवाई भी आपका इसमें दिया गया कि ग्राम सभा अब आईपीसी की सुनवाई सीआरपीसी के तहत, मतलब एक जज का रोल प्ले कर सकता है। और जज की पावर ना डीसी को है, ना एसपी को है, ना ही सेक्रेटरी को है, ना मुख्यमंत्री को, ना राज्यपाल, किसी को नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को है या जज को है ना, वो पावर पारंपरिक ग्राम सभा को पेशा के रूल्स में बन कर रहा है। ये तो मांग हमारा था। 2 इशू था, एक पुलिस से बहुत परेशान थे लोग, और दूसरा आपका कोर्ट से परेशान थे उसी तकनीकी से। ये 2 चीज़ से बचना चाह रहे थे। अब तो आपका लिखित आपका पेशा के रूल्स में आ रहा है, सरकार भी पेशा रूल्स को लागू नहीं कर रहा। यानी स्थानीय स्वशासन की मांग थी ताकि कोर्ट में केस ऐसे भी बहुत लंबित थे, इसलिए नीचे ही न्याय मिले लोगों को ना। हाँ, वो लोग चाह रहे थे कि वो तकनीकी जो नॉलेज नहीं था आपका कि कोर्ट कचहरी में क्या होता है, और वकील उसको लूट रहे हैं, सारा ज़मीन कब्जा कर ले रहे हैं, तो परेशान थे। अब पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग में जाता था, जो भी रास्ता में लड़का दिखा उसको डंडा मारना चालू कर देते हैं बिना पूछे। तो वो परेशान थे, तो कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी के माध्यम से वो डंडा चलाना रुका, वहाँ रोड बनना चालू हुआ, योजनाएं घर घर ला के देना चालू किया। जितना योजनाओं का कार्ड घर में आकर बनाने के लगे लोग, आपके जो है आपका लोग इज्जत करने लगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी से लोगों के मानसिकता में, वहाँ के लोगों में बदलाव आया। चलिए दादा, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने लंबे और 6 साल के संघर्ष को हमने कुछ ही मिनटों में इन्होंने बयां भी किया, और हम लोग वार्ता भी किए, पूरा विश्लेषण किए पत्थलगड़ी को लेकर। आई होप पूरा क्लियर हो गया। हाँ, हमारा पूरा अभी केस टोटल एकदम क्लियर फ्री है अभी। अच्छा, तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपका मारंग गुरु को, सिंह बुंगा को, परमेश्वर को, और जो लोग हमको सहयोग किए थे आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उनको भी सहयोग करना चाहेंगे। और कुछ केस हेमंत सोरेन ने भी वापस किया था, तो थोड़ा क्रेडिट उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं मिला, अफसोस की बात है। चलिए।